अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरवदी साहब। मुजम्मिल साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे ओवरसीज़ कन्वेंशन के हवाले से। वफाकी हुकूमत की जानिब से 13 से 15 अप्रैल 2025 तक इस्लामाबाद में पहला ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन मुनक्किद किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां बड़ी ज़ोर शोर से जारी थी। अब वो तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इसके साथ ही साथ बात होगी अमरीकी कांग्रेसमैन जिनकी मुलाकातें हो रही हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के साथ भी मुलाकात हुई है। जबकि टैरिफ के हवाले से भी बात करनी है। ट्रंप इंतज़ामिया ने स्मार्टफोन्स हों, कंप्यूटर्स, इसके अलावा दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी टैरिफ से मुस्तस्ना करार दे दिया। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले बात ओवरसीज़ कन्वेंशन के हवाले से। वी आर वेरी होपफुल कि ओवरसीज़ को इंगेज किया जाए। गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक पेज पर होना चाहिए ओवरसीज़ को भी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी हुकूमत के साथ। और आपको क्या लगता है कि ये काविश कामयाब हो पाएगी? देखें, एक ये राय परसेप्शन और एक था कि ओवरसीज सारे जो हैं वो पीटीआई के साथ, ठीक है ना। yes. और ओवरसीज की जो अक्सरियत है वो पीटीआई के साथ है। लंदन है, यूएसए है, जहाँ भी ओवरसीज हैं वो सारे पीटीआई के साथ हैं। अब और था कि मौजूदा हुकूमत का और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा डिस्कनेक्ट है ओवरसीज के साथ। एक गैप है, था नहीं, अभी भी है पाकिस्तानी डायस्पोरा के साथ। और जहाँ भी बाहर जाते थे प्रोटेस्ट नजर आते थे इनके खिलाफ, ठीक है ना। लेकिन 2-3 इवेंट्स ऐसे हुए जिससे मौजूदा गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट को ये हौसला मिला कि नहीं, ओवरसीज में उनकी स्ट्रेंथ मौजूद है। कितनी परसेंट? पहले जब बानी पीटीआई ने रेमिटेंसेस के बाइकआउट की कॉल दी और रेमिटेंसेस बाइकआउट नाकाम हो गया और बल्कि रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ, तो ये पहला हौसला था जो ये मिला कि ऐसी भी कोई बात नहीं है कि जो भी कहा जाएगा उस पर डायस्पोरा अमल करेगा या ओवरसीज अमल करेंगे। क्योंकि पीटीआई, आपको पता है उस वक्त तो सब ये कह रहे थे कि जी जब इमरान खान कॉल दे देगा तो फिर रेमिटेंसेस बंद हो जाएंगी, पैसे नहीं आएंगे, ओवरसीज पैसे रोक देंगे, हुंडी से भेजेंगे और पाकिस्तान को जो $3 बिलियन आता है 2.5 बिलियन नहीं आएगा तो बैंकरप्सी हो जाएगी ये वो। और खान साहब ने कॉल दी भी और उस कॉल को सोशल मीडिया पे बहुत प्रोपेगेट भी किया गया, वीलॉग्स किए गए कि ना भेजें। जितना किया गया उतने ज़्यादा आ गए और रेमिटेंसेस में 20% इजाफा हो गया। लेकिन मायरे मईशत किसी और तरफ उसका नहीं मतलब आप मायरे मईशत कुछ भी कहें, बानी पीटीआई की कॉल थी रेमिटेंसेस बंद करने की, बिल्कुल थी 2 महीने के लिए, अभी भी जारी है, उन्होंने वापस नहीं ली। और जब से उन्होंने कॉल दी है तब से रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है, ये भी हकीकत है। लेकिन इससे ये इस चीज का अंदाजा लगाना कि ओवरसीज तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। देखिए, उनकी कॉल पे तो उन्होंने बॉयकॉट पे तो असर नहीं हुआ ना। मतलब आप मेरी बात, पाकिस्तान के हालात है इस काबिल नहीं, लोगों ने अपने प्यारों के लिए बाहर गए, ज्यादा भेजे, लोगों ने ज्यादा पैसे भेजे, कॉल के बाद ज्यादा भेजे, पहले जितने भेज रहे थे उससे ज्यादा, महंगाई की वजह से नहीं, जो भी वजह, ना भेजते, हुंडी से भेजते, नहीं भेजे, बैंकिंग चैनल से भेजे, पाकिस्तान मजबूत हुआ। दूसरी, जब जनरल आसिम मुनीर लंदन गए, देखिए ना, एक तो जनरल आसिम मुनीर अमेरिका गए तो पीटीआई ने एहतजाज नहीं किया। जब शेर अफजल मरवत पे ये एतराज़ है कि उन्होंने फ़ोन करके कहा कि एतराज़ नहीं करना, एहतजाज नहीं करना तो बड़ा जी नुकसान हो गया। फिर वो लंदन गए तो पीटीआई ने पूरी कुव्वत से एहतजाज किया, 100 बंदा भी नहीं इकट्ठा हुआ। मतलब पीटीआई की कॉल पर, जबकि पूरी पीटीआई की लंदन के लिए कॉल थी, खुद शहजाद अकबर ने कहा कि ये एहतजाज नहीं, पीटीआई का सियासी जनाजा है। क्योंकि हुकूमत ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, थ्रेट किया, ओवरसीज को पासपोर्ट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये बात यहाँ से जायदादें जब्त हो जाएंगी। थ्रेट भी तो किया। नहीं, किसी की जायदाद नहीं जब्त हुई, किसी की नेशनैलिटी नहीं कैंसिल हुई, बल्कि जिन्होंने काजी फायद ईसा के साथ बदतमीजी की उनकी भी बहाल है। कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान में अदालत। ये आप पीटीआई के प्रोपेगंडे में ना आया करें। नहीं, ये उनका मतलब आप फैक्चुअल बात करेंगे, किस एक की हुई, किसी की भी नहीं हुई। अगर किसी पर कोई केस है तो वो ओवरसीज के रिश्तेदारों को कॉल्स गई? नहीं, किसी को नहीं। मतलब ओवरसीज वाले अपने रिश्तेदारों की कौन सी परवाह करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब वो एहतजाज करते थे तब नहीं पाकिस्तान की हुकूमत उनको रोकती थी। मतलब PDM 1 में वो कर भी रहे थे ना, तो तब जब थे तो तब तो आप कहते थे बड़ी पॉपुलैरिटी है। अब जब नहीं करते इसका मतलब है पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है। अच्छा, जब आप कहते थे कि जी सैकड़ों लोग जमा हो गए 10 डाउनटाउन के आगे, ये भी जब आप कहते थे कि मेरा मतलब है कि रोज भी हुआ, एम्बेसी के सामने लोग जमा हो गए, तो अब नहीं जमा होते तो पॉपुलैरिटी खत्म हो गई।
जब जमा होते थे तो पॉपुलर थे, जब नहीं जमा होते तो पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई। मेरे ख्याल में ये हौसला मिला पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट कि ओवरसीज़ से बात हो सकती है, डायस्पोरा को इनवाइट करना चाहिए। वैसे ये ओवरसीज़ एक कन्वेंशन 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट में भी हुआ था, उसके बाद ये रहा, अब ये 2025 में हो रहा है। आर्मी पीटीआई तो सपोर्टर है ओवरसीज की, आर्मी चीफ इससे खिताब उनके वोट की, आर्मी चीफ इस पर खिताब करेंगे, इससे प्राइम मिनिस्टर खिताब कर रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग इसमें आ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट लोग आ रहे हैं, वो पाकिस्तानी हैं जो आ रहे हैं, जो डायस्पोरा है वो आ रहे हैं। तो एक मेरे ख्याल में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और इस्टेब्लिशमेंट ने डिस्कनेक्ट भी ख़त्म किया है और इन रोड्स भी डेवलप किए। आप देखिए ना, अमेरिका और उनकी इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट किया, इम्पोर्टेंस से किसी को कभी भी इनकार नहीं था। उनकी रेमिटेंसेस की इम्पोर्टेंस ये है कि वो किसी सियासी जमात के का हथियार नहीं है। जब वो रेमिटेंसेस भेजते हैं तो वो किसी सियासी जमात पर एहसान नहीं करते, वो पाकिस्तान को भेजते हैं और अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। कोई सियासी जमात पाकिस्तान के ओवरसीज़ को अपनी जागीर मत समझे। टेक्निकल बात यह है कि अगर किसी सियासी जमात ने ये समझा कि ये सब हमारे ग़ुलाम हैं, हमारी जागीर हैं, हम इनको कहेंगे पैसे ना भेजो, ये नहीं भेजेंगे, हम इनको कहेंगे पुट्ठे हो जाओ, ये पुट्ठे हो जाएंगे, तो ओवरसीज़ ने ये प्रूव किया है कि हम ऐसे कोई ग़ुलाम नहीं हैं। हम कुछ फैसले पाकिस्तान के मुफाद में भी करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो बात है, ये पिछले दिनों 4 डॉक्टर्स अमेरिका से आए, वो भी यहाँ मिले इम्पॉर्टेंट लोगों को, उस पर भी पीटीआई वालों ने बड़ा शोर मचाया कि ये क्यों गए हैं, ये क्यों गए हैं। आप देखें ना, अब और लोग आ रहे हैं, बिजनेसमैन भी आए, तो मतलब है पीटीआई तो समझती है जेड़ा भी आएगा वो गद्दार है पाकिस्तान का। अगर कोई पाकिस्तान आएगा, ये भी रवैया को ठीक नहीं है, आएगा कुछ करके जाएगा पाकिस्तान, ये भी आएगा तो ठीक नहीं है। एक तो इससे इन्वेस्टमेंट की भी बात है, SIFC की भी ब्रीफिंग्स हैं, इसमें वजारत तजारत, वजारत खारजा वगैरह की ब्रीफिंग्स भी हैं, और FBR वगैरह भी इसमें करेंगे। फिर इसके अलावा ISPR भी इस पर, टेररिज्म पे भी उनको सारा ब्रीफ करेगा। और फिर आर्मी चीफ ने भी खिताब करना है 15 को, और प्राइम मिनिस्टर ने भी खिताब करना है। ओवरऑल ये एक, मैं आपको बताऊं, इसकी इकनॉमिक साइड तो होगी, इसकी पॉलिटिकल साइड बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये मतलब जिस तरह PTI या पाकिस्तान अपने ओवरसीज़ के लोगों के साथ अगर कनेक्ट अपना बेहतर करता है, तो एक जो ह्यू एंड क्राई है PTI का, वो बाहर भी बंद हो जाएगा। वैसे तो अब खुद भी PTI बंद करना चाहती है, लेकिन कि वो अपने वीलॉगर्स और सोशल मीडिया से खुद भी तंग है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन कोई नहीं है। अच्छा, खुद भी तंग है, ये तो हम पूछेंगे नेक्स्ट सेगमेंट्स में भी रऊफ हसन साहब से। मतलब साहब, अमरीकी कांग्रेसमैन भी मौजूद हैं, मुलाकातें उनकी चल रही हैं, मोहसिन नकवी साहब से भी वज़ीर दाखिला, सोने पे सुहागा। एक तरफ ओवरसीज आ रहे हैं, दूसरी तरफ अमरीकी कांग्रेस में, लेकिन वो आप तो आ रहे हैं, तो उनके आने के बाद नहीं, उनके आने के बाद एक प्रेशर भी है गवर्नमेंट के ऊपर, क्या वो आएंगे और वो क्या बात करेंगे, क्योंकि वहां पर आरिफ अलवी साहब ने जिस तरह से इनको इंगेज किया, जिस तरह से दीगर जो पार्टी की क़यादत है, शहबाज गिल कह लें, 3 मिनट का इंटरव्यू है, सिर्फ 3 मिनट का। हम ना 3 मिनट का बीपर लेते हैं टेक्निकली ना, 3 मिनट का इंटरव्यू है, लेकिन वहां पे जो न्यूयॉर्क के सड़कों पे खड़े होके आरिफ अलवी साहब ने कहा है, वो बड़ा टॉप ट्रेंड चल रहा है। 15 लोग 9 मई के हवाले से 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 5 लोग, कोई मेरा साबिक सदर है, उसको अपने उहदे का ख्याल करना चाहिए। और जो विल्सन के बिल की कोई अहमियत नहीं। आप देखें, कांग्रेसमैन तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, या वो बिल पास ही नहीं हो पा रहा। अच्छा, आप मेरी बात समझे ना, कांग्रेसमैन का भी पाकिस्तान, इससे पहले आपको याद है मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में भी उनका आला सतही वफद आया। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद अब ये कांग्रेसमैन आए हैं। एक अमेरिका के साथ मुसलसल पाकिस्तान की कनेक्टिविटी दिन ब दिन बढ़ रही है, मिनरल बिल के बाद, मिनरल बिल के बाद भी, उससे पहले भी। आप अब कहेंगे कि यूनियन एड्रेस में ट्रम्प ने शुक्रिया अदा किया, फिर पाकिस्तान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की इसहाक डार साहब से बात हुई, फिर मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में वो लोग आए, अब उनका ये कांग्रेस का वफद आया है। तो अगर हम देखें मुसलसल पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं, और जितनी उम्मीदें PTI को ट्रम्प इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेशन से थी वो टूट ही गई हैं। नहीं, ओपोजिशन का ये मानना है, इन शॉर्ट तरीके साफ का ये मानना है कि ये बेसिकली इंगेजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर चल रही हैं, विच इज़ मिनरल बिल, जिसके लिए अभी एक सबसे बड़ा जो बैरियर है
इटसेल्फ केपी गवर्नमेंट है? नहीं, बलूचिस्तान से पास हो गया केपी गवर्नमेंट, अभी बलूचिस्तान में मिनरल्स का काम शुरू हो जाएगा। तो बड़ा इजी, केपी अपना हिस्सा खो देगा, ऐसी बात नहीं, ये काम रुक जाएगा, हो जाएगा। हाँ, आप बेफिक्र रहें, यहाँ हर काम हो जाएगा, आप इतनी कोई उम्मीद लगा के ना बैठ। नहीं, मुझे अंदाजा है, ठीक है ना, 26वीं आईनी तरमीम यहाँ पर पास हो गई। नहीं, आप बेफिक्र रहें, वो उसकी इमरान खान भी इजाजत दे देंगे। अच्छा, बहरहाल एक और यू टर्न है, देखें ना जी, सियासत है यू टर्न की। ये ट्रम्प के यू टर्न की बात कर रहे हैं, देखें ना जी, ट्रम्प के यू टर्न की बात है। दोस्ती एक यू की टर्न तरफ उन्होंने इशारा एक क्या यू टर्न एक- उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत के साथ किया कि सबको उम्मीद थी कि वो इमरान खान के साथ खड़े होंगे, खड़े वो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के साथ हो गए, यू टर्न ही था। चले अभी तो मान लें, फिर दोस्ती तो है ना कहीं ना कहीं करीबी। दूसरी बात यह है कि जो चाइना ने, देखें जी, ट्रेड वॉर लड़ी है, यस, सब मुल्कों ने अमेरिका के आगे सरेंडर किया, बट सब ने कहा कि हम अमेरिका के साथ 84% निगोशिएट करना चाहते हैं, हम अमेरिका के साथ कोई जवाबी टैरिफ नहीं लगाएंगे, सिर्फ चाइना ने लगाया। और आप देखें कि अब जो चाइनीज़ फ़ोन हैं, स्मार्टफोन्स हैं, चिप्स हैं और चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर अमेरिकन गवर्नमेंट को टैरिफ वापस लेना पड़ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं चाइनीज़ कैलकुलेशन जो थी वो ठीक थी कि अगर ये टैरिफ बरकरार रखेंगे तो उसका नुकसान अमेरिका को भी होगा, Obviously. लेकिन मुझे लगता है कि चाइना और अमेरिका की टैरिफ वॉर जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं चल सकेगी, क्योंकि अब हम रिट्रीट देख रहे हैं और चीनी मसनूआत पर आहिस्ता आहिस्ता अगर उन्होंने एक एक चीज़ करके निकालना शुरू कर दिया तो फिर मेरा ख्याल है चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ये टैरिफ वॉर अपने इख्तिताम को पहुँच जाएगी। बिल्कुल ठीक। मुज़म्मिल साहब, आखिर में जाते जाते एक सवाल सिर्फ मैं आपसे पूछ लूँ, उसके बाद मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक से पहले मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अमरीकी कांग्रेसमैन जो अभी हमारे मुल्क में मौजूद हैं, इमरान खान के हवाले से कोई उन्होंने बात की हो? कोई रिक्वेस्ट नहीं, कर भी नहीं सकते, जेल में मुलाकात, कुछ भी नहीं, कर भी नहीं सकते। नो, दे कैन नॉट। अच्छा, बात भी नहीं की कोई? नो, उन्होंने बयान भी नहीं जारी किया इस हवाले से, उनकी रिक्वेस्ट भी नहीं है, आप बेफिक्र रहें। अच्छा, हाँ, दिल के अरमा को ठंडे रखें। चलें देखते हैं आने वाले वक्त में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। बात तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का फैसला सामने आ चुका है कि एक फहरिस्त सामने रखी जाएगी, वो फहरिस्त जारी होगी जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि कौन सा शख्स अडियाला जेल में बानी पीटीआई से इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकता है और कौन सा शख्स मुलाकात नहीं कर सकता है। और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ी अच्छी खबरें जो हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से सुनने को मिलेंगी, उस हवाले से भी बात। और इसके अलावा आज़म सवाती साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बातचीत के लिए तैयार हो और लोग बेसिकली इमरान खान साहब की शोहरत से खाइफ हैं। बात करेंगे मुज़म्मिल सौरवदी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, जबकि हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन साहब ने। रऊफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। रऊफ साहब, ये एक मैकेनिज्म पीटीआई खुद ही तय नहीं कर पा रही। पहले सलमान अकरम राजा साहब को मैंडेट मिला, अब एक 5 रुकनी कमेटी बना दी है और केपी के जो ओहदेदार हैं उनको वुज़रा को एग्जाम्प्ट कर दिया है। अभी तो कुछ कन्फ्यूजन पीटीआई के अंदर ही है कि आप कोई एक मैकेनिज्म नहीं बना पा रहे कि कैसे लिस्ट जाएगी, कैसे मुलाकात होगी, कोई कौन सी लिस्ट वैलिड होगी, कौन सी नहीं वैलिड होगी। नहीं मुज़म्मिल साहब, ऐसे देखिए, मैकेनिज्म पहले तय था, लेकिन उस मैकेनिज्म के मौजूद होने के बाद तकरीबन 24-25 हफ्ते हो गए हैं कि स्टेशन ने हमारी मुलाकात खान साहब के लीडरान की मुलाकात नहीं करवाई है। हम कोर्ट में गए हुए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने एक फैसला दिया है और वो ये फैसला 3 हफ्ते कि एक उन्होंने एसओपीज जो है वो इस्टेब्लिश किए हैं कि हम जो है 6 लोगों की फहरिस्त जो है खान साहब की अप्रूवल के बाद जेल एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे और वो हर हफ्ते ये मुलाकात अरेंज करेंगे। अब 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद हमारे भेजे हुए बंदे जो हैं उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए हुए हैं ये लोग। तो कल हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें हमने इसको फर्दर फैसिलिटेट करने के लिए हमने उनके कुछ स्टेप्स दिए हैं। अब एक कमेटी बनाई है जो कि खान साहब के साथ उनकी इनपुट लेके 6 बंदों की लिस्ट फाइनलाइज करके उसको जेल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करेगी और उसके बाद उन 6 बंदों में से
अगर 3 या 4 या 2 बंदों को वो नहीं जाने देते और अपने बंदे डालते हैं, तो हमारे जो बंदे जाएंगे उनको जाने की इजाजत है कि आप जाके मिलिए तो जरूर खान साहब के साथ, और जो हमारे बंदे नहीं होंगे, जिसकी जगह एडमिनिस्ट्रेशन, जेल एडमिनिस्ट्रेशन अपने बंदे डालेगी, उसकी बेसिस के ऊपर हम हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट में जाएंगे कि जी आपके अहकामात को इन्होंने अबाइड बाय नहीं किया और इन्होंने अपने बंदे डाले हैं। सो ये इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे भाई साहब। पहले ये लिस्ट अकेले सलमान अकरम राजा साहब ने देनी थी, अब 5 रुकनी कमेटी बना दी है, तो अब सलमान अकरम राजा साहब का जो एब्सोल्यूट अख्तियार था वो अब एक कमेटी के पास चला गया है। 5 बंदे इकट्ठे बैठ के अगर बात फैसला करेंगे तो वो हमेशा बेहतर होता है इंडिविजुअल फैसलों से, कोई भी हो। तो लार्जर बेंच ने तो पॉलिटिकल कमेटी का फैसला है, पॉलिटिकल कमेटी का फैसला। इसका मतलब ये नहीं कि किसी में हमने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो एक्सप्रेस किया है, बल्कि ये एक फैसले किए गए ताकि किसी किस्म की कोई डाउट जो है हमारे मैकेनिज्म में, हमारे प्रोसेस में वो ना रहे। पर लार्जर बेंच ने तो ये इख्तियार सिर्फ सलमान अकरम राजा साहब को दिया हुआ है, उसने ये इख्तियार किसी कमेटी को नहीं दिया हुआ। ये इंटरनल मामला है ना जी। सलमान अकरम राजा साहब के पास वो लिस्ट आ जाएगी और वही उस लिस्ट को हैंड ओवर करेंगे आगे। अच्छा, लेकिन रऊफ साहब, आपको नहीं लगता कि कंफ्यूजन है, पार्टी में इख्तिलाफात हैं? यही वजह है कि पार्टी में हर कोई दूसरा शख्स एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि पार्टी की डायरेक्शन क्या है, किस तरफ जाना है। और असल बात कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पार्टी सीरियस ही नहीं है। नहीं बीबी, ऐसी बात नहीं है। ये हम लोग इतनी ज्यादा एक एक्सट्रीमिस्ट किस्म की स्टेटमेंट देते हैं। पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं है खान साहब की रिहाई के बारे में। पार्टी में आरा होती हैं। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में आरा का होना जो है वो कोई अजनबे की बात नहीं है, वो कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन जब फैसले हो जाते हैं पार्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर तो सब उसके साथ अबाइड करते हैं, उसके साथ एग्री करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। नहीं, पर देखें ना, पर रऊफ साहब, ये भी तो एक अजीब कल्चर है ना कि अगर पीटीआई के कोई बंदा बानी पीटीआई को मिल लेता है और उसका नाम आपने नहीं दिया हुआ, तो आप फिर उसको एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट मंजूर नज़र, हालांकि होता तो वो पीटीआई चाहिए है, लेकिन अगर लिस्ट आपसे उसका नाम आपने नहीं भेजा तो वो फिर आप उसको समझें एजेंट करार दे देते हैं, दुश्मन करार दे देते हैं, मंजूर नज़र करार दे देते हैं, कि चाहे वो पीटीआई से ही हो। देखिए, ये पार्टी के अंदर डिसिप्लिन की बात है, मंजूर नज़र की या और कोई बात नहीं है मुजम्मिल साहब। हमने एक पूरी पार्टी की एक कमेटी बनी है, उन्होंने 6 बंदे जो है वो फाइनलाइज करने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो खान साहब से मिल सके। वो जब 6 बंदों का फैसला हो जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रही है वो हर दफा हमारे 2, 3, 4 बंदे निकाल के अपने बंदे डालती है, और तो हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारे बंदों का, पीटीआई के बंदों का हक है कि वो खान साहब के साथ जाके मिले, क्योंकि इसी की इजाजत जो है वो कोर्ट्स ने दी। मैं ये बात मानता हूं कि 2-3 लोग आपके चले जाते हैं, 2-3 लोग एडमिनिस्ट्रेशन डाल लेती है। जो 2-3 लोग एडमिनिस्ट्रेशन डालती है वो कोई मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या एमकेएम के तो नहीं होते। हमारा फैसला ये है जी कि वही लोग जाएंगे जिसके बारे में पार्टी की बनाई हुई ये कमेटी फैसला करेगी, और ये कंसल्टेटिव प्रोसेस के जरिए होगा। और तमाम पार्टी के लोगों को डिसिप्लिन करना पड़ेगा अपने आप को, और जो ये एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो टैक्टिक है इसको खत्म करना पड़ेगा। ये हम नहीं चाहते कि वो हमारे रिकमेंडेड लोगों के अलावा कोई और जाके, क्योंकि वो जो लोग जाना होते हैं ना, देखिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो 6 बंदे खान साहब ने खुद सिलेक्ट किए होते हैं, वो उनको मिलना चाहते हैं, उन लोगों के साथ उन्होंने बात करनी होती है। रऊफ साहब, मैं आपको एक शॉर्ट सुनवाना चाहता हूं इख्तियार वली साहब का, ये सुनकर फिर आपसे उस पर तबसरा लेंगे। जरा इख्तियार वली साहब का एक शॉर्ट सुन लीजिए। आपने कहा कि पीटीआई के कुछ लोग नहीं चाहेंगे कि आपकी हुकूमत जाए। सर, हमें किसी एक का नाम बता दें, थोड़ी हम इनमें और फूट डलवा देते हैं। चलिए, नाम नहीं लेते हैं, मैं थोड़ा सा इशारा आपको दे देता हूँ। शेर अफजल मरवत की क़ियादत में 15 लोग जो है वो जुड़ चुके हैं। अच्छा, सही। हाँ जी। तो उनको, और इसके अलावा दो दड़े और भी। 2 दड़े, सर उनका भी कुछ बता दें। बस आज के लिए इतना बहुत है। सर, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक शेर अफजल मरवत की क़यादत में, कोई एमएनएस का फॉरवर्ड ब्लॉक, आपके कुछ लोग आपसे टूट चुके हैं, कुछ कबूतर उड़ गए हैं, क्या है? जिसकी हुकूमत बड़ी तैयारी कर रही थी। मुजम्मिल साहब, ये जब से इलेक्शन हुए हैं, मुझे ये बताइए कि कितने लोगों ने ये फोरकास्ट किया है कि जी हमारी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है? कितने फॉरवर्ड ब्लॉक बने हैं? तो वो भी गिनवा दीजिए। हाँ, हमने लोगों को पार्टी से निकाला है। ये जिस साहब की क़यादत में आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, उनको हम पार्टी से निकाल चुके हुए हैं, तो उनकी तो कोई स्टैंडिंग नहीं है पार्टी में। जब फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा देख लेंगे।
कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना 1 साल में, ना ही फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की। जो लोग खान साहब को छोड़ के गए थे, आपको याद होगा जब जिस तरीके से हमारी हुकूमत डिसमेंटल की गई थी, वो सियासी जनाजे बन चुके हुए हैं। अच्छा, लेकिन हमने जिसने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना है वो भी सियासी जनाजा बनेगा। मरवत साहब से राब्ता हुआ है, वो कहते हैं वाकई लोगों ने मुझसे राब्ता किया था कि मैं उनकी क़यादत करूं, लेकिन मैंने माजरत किया है। लेकिन वो कहते हैं लोग टूट चुके हैं पीटीआई से। देखिए, ये कहानियां, ये कहावतें, ये हम सुन रहे हैं पिछले साल से ज्यादा से। 3 साल से पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कितनी टूटी है पार्टी? पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत है। और उसका जो प्रूफ था वो 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अवाम ने दिया है। उसके बावजूद ये स्पेकुलेशन जारी है। ये जिस साहब का आप जिक्र कर रहे हैं मेरे भाई, वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। जब बनाएंगे मैं आ जाऊंगा, फिर बात कर लेंगे। सियासी जनाजे बनेंगे, सियासी जनाजे। जो पहले 28 लोग छोड़ के गए थे वो भी सियासी जनाजे हैं। एक बंदा उनमें से इलेक्शन नहीं जीत पाया। नहीं, वो जेलम से फारूक अल्ताफ साहब जीते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल जीते हैं। ठीक अच्छा, है, नूर आलम साहब भी जीते हैं। अच्छा जी, ओहो। कि कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है इनके पास खान के बगैर। अच्छा, नहीं, अब ये बता दें आप हमें तो भी आगे कि जो ईद के बाद आपने सड़कें गर्म करनी थी वो कहाँ तक पहुँचा? क्योंकि JUI भी बहुत नाराज़ है आपके इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर। हमने कामरान मुर्जा साहब का ट्वीट देखा और हमें कुछ सड़कें, और ये भी आप KP में कन्वेंशन कर रहे हैं, पर लोग कह रहे हैं KP में तो ज़रूरत नहीं, वहाँ आपकी हुकूमत है, करने हैं तो पंजाब में करें, इस्लामाबाद में करें, KP में करने का क्या फ़ायदा? मुजम्मिल साहब, आपसे मैं एक विनती करना चाहता हूँ, ज़रा जाइए और पंजाब हुकूमत से हमें परमिशन ले दीजिए पंजाब भर में 20 जलसे करने की, और जलसे मैं कर दूंगा। जाइए, आप हमारा काम करें। हमें क्यों ताना देते हैं जी कि हम ये नहीं कर पा रहे? मैं 200 जलसे करने को तैयार हूं मेरे भाई। मेरी पार्टी 200 जलसे करेगी। नहीं, आप बुला के दीजिए, आप इनको कहिए आइन और कानून के मुताबिक हमें पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत दें। आप जाइए, लेके दीजिए, बाकी मेरा काम है। नहीं तो फिर बैठेंगे, हम लोग बैठेंगे और बात करेंगे। फिर जब वो आपको डी चौक आने की इजाजत नहीं देते तो आप जबरदस्ती भी आ जाते हैं। हम जबरदस्ती भी आ जाते हैं, तब तो इजाजत के मोहताज नहीं होते आप। नहीं, अब बात को ना पलटिए। ग्रैंड अलायंस का बता दीजिए। बहुत शुक्रिया। ग्रैंड अलायंस की बता दीजिए कि वो कहाँ तक पहुंचा है। उसमें भी हुकूमत का या वो भी फस्तायत की नजर हो गया है, या वो कोई पीटीआई की अपनी किसी गलती की नजर हो गया? 15 तारीख तक मौलाना फजल रहमान साहब ने हमसे वक्त मांगा था कि उनके जो कुछ अंदरूनी उन्होंने कुछ डिस्कशंस करनी है वो 15 अप्रैल तक वो कर लेंगे, और उसके बाद वो हमें आगाह करेंगे कि उनका फैसला कौन। हम उसका इंतजार कर रहे हैं। 15 तारीख को जब उनका जवाब आ जाएगा तो उसको सामने रखते हुए हम आइंदा का जो प्रोग्राम है वो तय करेंगे। हमने ये फैसला कर लिया हुआ है कि ये जो लार्जर प्लेटफॉर्म है, इसी प्लेटफॉर्म से हमने आगे का एहतजाज जो है वो कंडक्ट करना है। तो मौलाना साहब अगर उसमें शामिल हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर खुदा न ख्वास्ता उनका फैसला है कि वो इस एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो एहतजाज तो उनके बगैर भी हम आगे लेके चलेंगे। वो एहतजाज क्या होगा? इस्लामाबाद की तरफ एक और मार्च होगा जी। वो उसके जो खातोखाल है मेरे भाई, वो 15 तारीख के बाद जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो तय करेंगे कि ये क्या खतोखाल हमने, इसकी लीडरशिप जो है वो किसके पास होगी। वह तमाम चीज़ें जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला 15 अप्रैल के बाद तय होना शुरू हो जाएंगी। एंड होपफुली बिफोर द एंड ऑफ द मंथ एक कॉन्क्रीट प्लान जो है वो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। लेकिन अगर मौलाना नहीं आते तो जमात इस्लामी पहले इनकार कर चुकी है, फिर तो आप और अल्लामा राजा नासिर अब्बास और वो अचकज़ई साहब भी रह जाते हैं। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मिल के भी पीटीआई की स्ट्रेंथ को नहीं पहुंच सकती। हम खुद ही काफ़ी हैं, लेकिन हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत क्रेडिबल लोग, बहुत रेलिवेंट लोग जो हैं, वो आप देखेंगे कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होंगे। रऊफ साहब, तहरीक इंसाफ की चाहे पाकिस्तान के अंदर पार्टी हो, उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स हों या ओवरसीज़ हों, सबकी नज़रें फ़िलहाल टिकी हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस हवाले से ज़रा प्लीज़ थोड़ी सी पिक्चर क्लियर कर दीजिए कि मुज़ाकरात हो रहे हैं तो किस नौयत के हो रहे हैं, और आने वाले टाइम में क्या तहरीक इंसाफ के लिए कोई रिलीफ है या नहीं है, इस हवाले से प्लीज़ कुछ बताइएगा।
जी, रात को जो मीटिंग हमारी हुई है अभी भी, उसमें हमने फैसला किया है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के बारे में कोई गुफ्तगू जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं की जाएगी। मेरी ज़ुबान भी जो है इस सिलसिले में बंद है। वो हम मुज़ाकरात के हक़ में थे, मुज़ाकरात के हक़ में हैं और मुज़ाकरात के हक़ में रहेंगे। और एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं, होने चाहिए और होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल कोई बात नहीं कर सकता, बिकॉज वी हैव डिसाइडेड कि ये सारा कुछ जो है वो पब्लिक डोमेन में आके डिस्कस नहीं किया जाएगा। लास्ट मेरे पास टाइम नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोई सियासी कमेटी को रीडू किया जा रहा है, कोई खबरें हैं शहबाज गिल साहब को निकालने की बात हुई है और कुछ लोग सियासी कमेटी से निकाले जा रहे हैं। जिस आपने ये आज आप शोशा छोड़ा हुआ है भाई, वो हर चौथे दिन कोई ना कोई शोशा छोड़ते हैं। जब उनको फीडिंग होती है तो वो शोशा छोड़ देते हैं। पार्टी में चेंजेस जो हैं, पॉलिटिकल पार्टी में चेंजेस होती रहती हैं, होनी है तो होगी, लेकिन कोई कंस्पिरेसी नहीं है इनके पीछे। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा मौजूद लोग अगर मौजूद है तो उनको लिया जाता रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा होता है, तो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं होगी अगर ऐसा चेंज हो। लेकिन इस स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में लेट मी अश्योर यू कि इस किस्म की कोई मूव जो है इस वक्त पार्टी में डिस्कस नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रऊफ साहब, थैंक यू सो मच। मुज़म्मिल साहब यहीं पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इंतहाई दिलखराश वाक़या, ईरान के सूबे सिस्तान में एक वर्कशॉप पर काम करने वाले 8 पाकिस्तानियों को दहशतगर्दों ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और ये 8 अफराद पाकिस्तान के सूबे पंजाब और बहावलपुर से इनका ताल्लुक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी मुतालबा किया है कि इन मुल्ज़िमान को इन दहशतगर्दों को कटहरे में खड़ा किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बात इस पर भी होगी, जबकि साथ ही साथ बात बलोच यकजहती कमेटी के हवाले से भी, जिसने एहतजाजी मुजाहरों का शेड्यूल जारी कर दिया है और बलूचिस्तान में जारी BNP की तरफ से जो धरना है लखपास में, उसमें भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया गया। मुज़म्मिल सौरवदी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, हमें ज्वाइन किया है साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान है जान अचकज़ई साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। जान अचकज़ई साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। मुज़म्मिल साहब, ओवर टू यू। जान अचकज़ई साहब, ये जो ईरान में वाक़या हुआ है इसकी ज़िम्मेदारी BRA ने या BNA ने कबूल की है। और मैं देख रहा था ये जो इसके बलोच रिपब्लिकन आर्मी के पहले जो थे वो गुलजार इमाम साहब, वो तो अरेस्ट हो गए थे और फिर उनके अगले जो थे सरफराज बंगलदई साहब, उन्होंने हथियार डाल दिए थे और वो कौमी धारे में शामिल हो गए थे। तो हम 2022 से कभी हमने बलोच रिपब्लिकन आर्मी या BRA की कोई कार्रवाई नहीं देखी थी और यकदम अब 3 साल बाद उन्होंने ईरान के सूबे सिस्तान में ये कार्रवाई की है। ये रीएक्टिवेट हो गया ये ग्रुप। देखिए, अब ये बड़ा पेचीदा यानी उनकी स्ट्रेटजी है। जहाँ पे उन्हें सूट करता है वो अपना नोमेनक्लेचर या नाम इस्तेमाल करते हैं। ईरान में रॉ जैश-उल-अदल का जो स्पॉन्सर शिप जो है अब उन्होंने संभाला है वो यही ग्रुप है। वहाँ पे ये लोग कोई और नाम इस्तेमाल करते हैं, जबकि पाकिस्तान में ये BNA के नाम से अपने आप को यानी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये BNA, BLA, BLF ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं एक ही हैंडलर से ऑर्गेनाइज होते हैं, ऑपरेट करते हैं और इनकी सेंचुरी भी तकरीबन मोर और लेस बलूचिस्तान का जो ईरान का बॉर्डर रीजन है, बिलखसूस उनका सिस्तान बलूचिस्तान, इस हिस्से से ये ऑपरेट करते हैं। और जो मैं क्विकली अगर आपको बता सकूं, जो बशीर ज़ेब है BLA का, वो भी ईरान में था टिल लास्ट रिपोर्ट्स जब वो ऑपरेट कर रहा था। फिर BLF का जो लीडर है अला नज़र, वो भी ईरान में था। इसके अलावा जो रॉ का डायरेक्ट नेटवर्क कुलभूषण यादव चला रहा था वो भी ईरान के चाबार बंदर से ऑपरेट हो रहा था। इसके अलावा जो मर्ग बर समाचार ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान ने कंडक्ट किया, वहाँ वो भी ईरान सिस्तान बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द थे उनके कैंप वहाँ से ऑपरेट हो रहे थे। इसके अलावा जो बिलखसूस अभी रिसेंटली हमारे प्रीमियर एजेंसी ने एक इंडियन एजेंट को जो वो ट्रेस किया है, वो भी ईरान से ऑपरेट हो रहा था उनके एम्बेसी में, मनोज कुमार। नहीं, पर जान अचकज़ई साहब वो एक बात है, लेकिन अब तो देखें ना उनके अपने सूबे में टेररिज्म हो गया। अब वो अपने ईरान के अंदर तो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे ना। अगर जब तक पाकिस्तान में हो रहा था तो शायद वो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन सिस्तान में तो वो इसको एंजॉय नहीं कर सकते ना। तो क्या रूल्स ऑफ द गेम इन तंजीम, अगर ये ग्रुप वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं
अगर ये ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं और वो सीस्तान बलूचिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी टारगेट आम पाकिस्तानियों को शहीद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ईरान की इस्टेब्लिशमेंट के नाक के नीचे ये ऑपरेट कर रहे हैं और ये वाक़यात कर रहे हैं। तो हम किस तरह मान सकते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस को ये पता नहीं है कि ये ग्रुप्स वहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं और वो न सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर आके हमले करते हैं बल्कि ईरान की सरजमीन पे भी पाकिस्तानियों को टारगेट कर रहे हैं। तो ये वाक़या यकीनन पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो हमारे रिलेशंस हैं उनको जो है यानी एक दचका पहुंचा है और फिर इस पूरे रीजन में अमन के लिए भी एक दचका है। कुछ अरसा पहले ईरान ने एक मिसाइल पाकिस्तान पे फायर किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने एक मिसाइल ईरान में फायर किया उसका जवाब देने के लिए। जब पाकिस्तान ने जो मिसाइल फायर किया उसमें जो लोग मरे वो पाकिस्तानी थे और बलोच थे, जिनके बारे में महारंग ने कहा कि हम उनके वारिस हैं और वो बलोच टेररिस्ट थे। तो पाकिस्तान ने बलोच टेररिस्ट को, तब भी ईरानियंस ने भी माना कि जो लोग मरे हैं वो ईरानियन नहीं हैं पाकिस्तानी मिसाइल से, और मिसाइल ईरानियन टेरिटरी में गिरा। तो उनकी वहाँ मौजूदगी तो पहले भी साबित थी, लेकिन अब जब पाकिस्तान ने निशाना बनाया। जी बिल्कुल साबित है। उसके बाद फिर ईरान ने पाकिस्तान के साथ एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है माना, जिसमें हमारी दोनों सिक्योरिटी के इंटेलिजेंस के लोग ताफ्तान में और बलूचिस्तान का जो ईरान का बलूचिस्तान है वहाँ पे ये लोग ऑपरेट करेंगे। एक ईरानी इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है वो पाकिस्तान में होगा और हमारा वहाँ पे बैठ के इन तमाम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेगा। लेकिन अब लग रहा है कि वो मैकेनिज़्म काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं। अभी आपने देखा आर्मी चीफ तकरीबन 2 महीने जब गए थे कोयटा में, एक लफ्ज़ भी ISPR ने इस्तेमाल किया था, यानी फ्री एनिमी, यानी दुश्मन नमा दोस्त का नाम इस्तेमाल हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो मैकेनिज़म्स इस्टेब्लिश हुए थे मर्ग बस समाचार ऑपरेशन के बाद वो काफ़ी नहीं है। और अब तो ये भी हमें यानी हमारे सामने आश्कारा हो गया कि या तो ईरान इसमें कंप्लिसिट है या उसकी सलाहियत से बाहर है। ये नहीं हो सकता कि जहाँ पे सॉवरेनिटी उनकी है सिस्तान बलूचिस्तान में, ईरान को पता ना हो कि ये ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं। लिहाजा ये बिलखसूस दोनों ममालिक के जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं, पीपल्स टू पीपल्स कॉन्टैक्ट्स हैं और जो रिश्ते हैं उनके लिए एक ज्यादा सेफ हेवन तो अफगानिस्तान है ना। क्या आप कहते हैं कि ज्यादा सेफ हेवन ईरान है? आप दोनों में से ज्यादा सेफ हेवन किसको? समझता हूं कि दोनों का मुकाबला बलूचिस्तान के जो प्रॉक्सीज हैं वो ईरान से भी और अफगानिस्तान से भी ऑपरेट हो रहे हैं। मैं आपको ये भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी जाफर एक्सप्रेस का जो हैंडलर्स बैठे हुए थे वो अफगानिस्तान में थे, लेकिन उस सूबे में थे जिनका ईरान के बॉर्डर के साथ सरहद है। अब इसका मतलब ये है कि कोई जॉइंट ऑपरेशन जो ऑपरेशनल वहाँ से ऑपरेशनलाइज हुआ है जाफर एक्सप्रेस, इसमें यकीनन ईरान की तरफ से जो मिलिटेंट्स थे, जो दहशतगर्द हैं, उनके जो कमांडर्स हैं, उनका भी एक इनपुट था जाफर एक्सप्रेस में। लिहाजा ये बड़ा नाजुक यानी डिपार्टमेंटलाइजेशन है कि अफगानिस्तान का सेंचुरी बनने में कितना जो है वो यानी रोल है और ईरान का उससे कम या ज्यादा है। अच्छा। लेकिन बहरहाल जहां पे बलूचिस्तान का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ, दोनों ममालिक सीरियसली बलूचिस्तान को बाय डिफॉल्ट और बाय डिज़ाइन डिस्टेबलाइज करने के लिए इन ग्रुपों को मुनज़्ज़म तरीके से यानी वहाँ पे ये वहाँ सेंचुरी आप ये कह रहे हैं कि ईरान में तो और खौफनाक, आप कह रहे हैं ईरान और अफगानिस्तान और खौफनाक है कि आप कह रहे हैं ईरान और अफगानिस्तान एक ही पेज पर हैं बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, दोनों मिलकर कर रहे हैं ईरान और अफगानिस्तान भारत के साथ मिलकर। देखिए जहाँ तक हुकूमतों का ताल्लुक है, मुझे उनके ताउन का पता नहीं है कि किस लेवल पे दोनों ममालिक एंटी बलूचिस्तान एजेंडा को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जो ऑपरेशनली जो मिलिटेंट्स हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन है, काइनेटिक कोऑर्डिनेशन है, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन है। इसीलिए तो जो जाफर एक्सप्रेस में लोग थे वो पश्तो में भी बात कर रहे थे अफगानिस्तान के साथ और बलोची में भी बात कर रहे थे। तो ये जो इस वक्त नेक्सस नज़र आ रहा है अफगानिस्तान और ईरान का बलूचिस्तान में जो काइनेटिक और दहशतगर्दी के वाकयात के पीछे, वो एक मुसल्लम हकीकत है। चकजई साहब, आपको नहीं लगता कि भारत से भी दहशतगर्दी हो रही है, अफगानिस्तान से भी दहशतगर्दी हो रही है, ऐसे में ईरान के साथ एक और खतरा मोल ले लेना हुकूमत का सख्त मौकफ होगा ईरान के लिए?
देखिए, हमें रिस्पांस देना है जिस लेवल पे ये वाक़या हुआ है। अगर ये वाक़ये में ईरान कंप्लिसिट है तो एक सीरियस एस्केलेशन है जिसका यकीनन पाकिस्तान को एक प्रोपोर्शनेट जवाब देना पड़ेगा। हमें कोई शौक़ नहीं है अपने अच्छे हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब करना, लेकिन पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इस वक्त हम एक हालत जंग में है हिंदुस्तान के साथ बलूचिस्तान में। इस हालत जंग में जो नेटवर्क ऑपरेट हो रहे हैं, जो ग्रे जोन बनाने की कोशिश की गई है बलूचिस्तान को, और उसमें अफगानिस्तान और ईरान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, ये रेड लाइन हमारी नेशनल सिक्योरिटी के क्रॉस हुए हैं। अब सरदार अख्तर मैंगल साहब का जो धरना है वो तो ईरान ने नहीं कराया ना, वो तो अफगानिस्तान नहीं करा रहा, वो तो पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। उन्होंने ऑल पार्टीज को, हम उसको भी रिजॉल्व करने में नाकाम हैं, इतने दिनों से वो बैठे हुए हैं। अब उन्होंने एक आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं? अच्छा, कि उन्होंने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली है, जब सारे वहां जाएं, गवर्नमेंट भी जाए, सब जाके वहां उनको मनाएं। पहली बात हुई है कि आप बड़े मासूम बन रहे हैं। बलूचिस्तान में हम हिंदुस्तान के साथ किस तरह लड़ रहे हैं? वहाँ पे एक इकोसिस्टम बनाया गया है जिसमें सॉफ्ट सेपरेटिस्ट हैं और हार्ड सेपरेटिस्ट हैं। हार्ड वो हैं जो बंदूक लेके बलूचिस्तान पे हमलावर हैं, आम लोगों को शहीद कर रहे हैं। सॉफ्ट सेपरेटिस्ट वो हैं जो उनको बयानिया दे रहे हैं, रिक्रूटमेंट दे रहे हैं, उनका जो यानी लोग पाकिस्तान को बलूचिस्तान से कट ऑफ करने की जो रोडों का ब्लॉकेज किट है, ये सारी स्ट्रेटजी उन सॉफ्ट सेपरेटिस्ट की है। अख्तर मैंगल एक सॉफ्ट सेपरेटिस्ट है और मैं समझता हूं कि इंडिया की यह स्ट्रेटजी है कि इन सॉफ्ट फेसेस को रखा जाए, जिसमें BYC भी है, जिसमें अख्तर मैंगल भी है, और बहुत से ग्रुप्स जो हैं वो बिहाइंड द सीन ऑपरेट हो रहे हैं। लिहाजा हमें उनको मासूम ठहराना, इंटरनल प्रॉब्लम ठहराना, ये इंतहाई गलत बयानिया है जो हम नेशनल टीवी पे सेट करेंगे। आप सरदार अख्तर मैंगल को रॉ का एजेंट कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उनकी आंखों में राह की पट्टी है, लिहाजा राह की पट्टी जब तक वो नहीं उतारेंगे, वो सॉफ्ट सेपरेटिस्ट है और रियासत को उन्हें इसी तरह डील करना चाहिए। और जो आज BYC ने पूरे बलूचिस्तान में धरने दिए हैं, शेड्यूल जारी वो कहां से, उनको क्या करें हम? देखिए, वो सॉफ्ट फेस है, पॉलिटिकल फेस है, महाज है BLA का, सबके सामने है। वो अनएक्सेप्टेबल है कि हमारी जमहूरी जो अकदार है उससे फ़ायदा उठाएं। BLA रोड ब्लॉक नहीं कर सकती, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सरसाइज नहीं कर सकती, जमहूरी जो हमारा कल्चर है धरनों का वो नहीं कर सकती, वो BYC करती है। लिहाजा अभी हमें लाइन ड्रॉ करना है कि क्यों ना BYC को हमेशा के लिए बैन किया जाए, क्योंकि BLA की सियासी तहरीक पार्टी ये जो रेजिस्टेंस के नाम पे है, चाहे वो बंदूक उठा रहे हैं, चाहे वो सियासी जलसे कर रहे हैं, ये अनएक्सेप्टेबल है। अगर हमने पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट के तौर पे और बलूचिस्तान में एक नेशनल सिक्योरिटी जो ब्रीच हुई है उसको हल करना है। आप BYC को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं और बैन करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि अभी हमें सहूलतकारों को, सॉफ्ट सेपरेटिस्ट को वही मैसेज देना है जो तुर्की ने PKK को दिया था, जो सिन्हाली गवर्नमेंट ने तामिलों को दिया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नॉर्दर्न आयरलैंड में जो आयरिश रिपब्लिकन्स थे उनको देना था। हमने अभी इसी तरीके से सेपरेटिज्म का खात्मा करना है। फिर तो आप बलूचिस्तान को अब जो माजी में, फिर तो आप BNP मैंगल को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देंगे, आप कहेंगे वो भी टेररिस्ट हैं। कुछ अर्से बाद मैं समझता हूं जो दुआ कर रहे हैं सेपरेटिस्ट के नेशनल मीडिया पे, जो उनको बयानिए को प्रमोट कर रहे हैं, वो ही इफ यू वॉक लाइक अ डक यू आर अ डक। लेकिन अचकज़ई साहब, आपको नहीं लगता ऐसे में जब बैरूनी क़ुव्वतें बड़ी तेज़ी से सरअंदाज हो रही हैं पाकिस्तान के ऊपर, इस तरह से एक बिल्कुल ही सख्त मौक़िफ़ अपनाना रियासत की तरफ से और इन लोगों पर यह कहना कि पाबंदी लगा दी जाए, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये मसले का हल आपको लगता है मसले का हल है? मसले का हल ये है कि हमें पीसफुल मार्च, पीसफुल स्ट्रगल, पीसफुल मुजाहरे और सॉफ्ट सेपरेटिज्म में फ़र्क करना होगा। हम एक जंग लड़ रहे हैं, एक ग्रे जंग लड़ रहे हैं जिसका मास्टरमाइंड इंडिया है और उसकी सरजमीन उन्होंने बलूचिस्तान चूज़ की है। इस इकोसिस्टम को हमने अगर रिवर्स करना है, वो हमें शुरू करना है BYC से और अख्तर मैंगल से। और आखिर में फिर मुफाहमत तो कोई नहीं ना, फिर वो जो डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब कह रहे थे कि बातचीत होनी चाहिए, मुफाहमत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होनी चाहिए, फिर आप तो किसी किस्म के मुज़ाकरात के हक में नहीं है।
क्या मुज़ाकरात होने चाहिए, सेपरेटिज्म के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। अख्तर जो आप बात कर रहे हैं मालिक बलोच साहब, वो तो पहले नवाज शरीफ साहब के दस्तरास वज़ीर आला बने थे, अब फिर जो है उनके पर्सनल एम्बिशंस हैं। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के इंटरेस्ट किसी कौम परस्त सियासतदान के पर्सनल एजेंडा से बहुत आगे हैं, बहुत बड़े हैं, लिहाजा हमें उनके लेंस से बलूचिस्तान को आप देखना छोड़ना चाहिए। 50 साल से हम बलूचिस्तान को इन 3 सरदारों के लेंस से देख रहे हैं। खुदा के लिए बलूचिस्तान के आवाम के लेंस से बलूचिस्तान को देखना शुरू करें। लेकिन अमन के लिए मुज़ाकरात बहुत जरूरी हैं चकजई साहब, आपको नहीं लगता? अमन ऐसे कायम नहीं होगा। मुज़ाकरात किससे करेंगे? BLA से करेंगे या BLA के सहूलतकारों से जो उनको पनाह दे रहे हैं, जो उनके बयानिए को प्रमोट कर रहे हैं, जो उनके लाशें रिसीव कर रहे हैं, आप उनसे मुज़ाकरात करेंगे? क्या उनका यानी मुझे बताएं उनकी गाय किसने ज़बा की है? बिल्कुल ठीक। अच्छा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। इसी के साथ नाज़रीन मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।